हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश में चल रहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो आइए आपसे बात करते हैं कि आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला आखिरकार कैसे लागू होगा और इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आरक्षण हमारे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इसके ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है, चाहे वो लिखित एग्ज़ाम में हो, चाहे वो वन डी के एग्ज़ाम में हो, यानी ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव में हो। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। कोर्ट के फैसले का समर्थन के बाद बहुत ही ज़्यादा विरोध भी हुआ। फैसले के समर्थकों का कहना है कि इससे पिछड़ी जातियों और जनजातियों को फायदा होगा। इस फैसले के समर्थकों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने फैसले का जमकर विरोध भी किया था और इसके लिए 21 अगस्त को पूरा भारत बंद भी कर दिया गया था। आलोचकों का दोस्तों ये कहना था कि आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है और इससे दलित और आदिवासी में राजनीतिक फूट पैदा होगी। एक अहम मुद्दा अब ये भी है कि इस वर्गीकरण को लागू कैसे किया जाए। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि ये आंकड़ों के आधार पर होगा, पर इस पर ज्यादा विवरण नहीं दिया। पहले आरक्षण के कई मुद्दों पर कोर्ट ने आरक्षण की कुछ नीतियां खारिज की हैं, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण, स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन और सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण। ऐसा उपवर्गीकरण के साथ भी होगा? तो आइए इस पे भी बात कर लेते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा। अभी अनुसूचित जाति को 15% का आरक्षण मिलता है और अनुसूचित जनजाति को 7.5% का। इनकी सूची राष्ट्रपति बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने कहा है कि इस लिस्ट में राज्य सरकार सिर्फ उपवर्गीकरण कर सकती है और कुछ सीटों को एक अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अंकित कर सकती है। कोर्ट का ये भी मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समान नहीं है, यानी दोनों ही जातियां अलग अलग हैं। उनका कहना था कि कुछ जातियां बाकी से ज्यादा भी पिछड़ी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कुछ रिसर्च का उदाहरण भी दिया था। समाजशास्त्री AM शाह ने अपनी एक किताब में लिखा था कि कुछ अनुसूचित जातियां जैसे गरोड़ा दलितों में पुजारी की तरह माने जाते हैं, जिनका अस्तित्व कुछ अनुसूचित जातियों से ऊपर ही देखा जाता है। चंद्रचूड़ ने लिखा कि गुजरात के एक अध्ययन में ये पाया गया कि कुछ अनुसूचित जातियां आपस में छुआछूत करती हैं और एक दूसरे के हाथ से बना हुआ खाना या पानी भी नहीं खाती पीती हैं। कुछ जनजातियों को दलितों के मंदिर में आने ही नहीं दिया जाता था। उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश की माला जाति जो बुनाई का काम करती है और मड़िया जाति जो चमड़े का काम करती है, उन दोनों में बहुत ही असमानता है। मड़िया जाति को माला जाति के मुकाबले नीचे स्तर का माना जाता है। इससे उनके पढ़ाई, नौकरी और राजनीतिक गतिविधियों पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जस्टिस BR गवई ने जस्टिस उषा मेहरा कमेटी की रिपोर्ट को तलब करते हुए कहा था कि आंध्र प्रदेश में 60 अनुसूचित जातियों में से केवल 4 या 5 को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इन सब का हवाला देते हुए कोर्ट ने उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी। और अरविंद कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, उन्होंने लिखा कि सरकारें अपने समर्थकों और विरोधियों के हिसाब से जाति को चुन सकती हैं। इससे द्वेष बढ़ सकता है, जैसा हमने मणिपुर में देखा था। पर दोस्तों अब सवाल ये होता है कि उपवर्गीकरण आखिरकार होगा तो कैसे होगा। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को लागू करना पेचीदा हो सकता है। कोर्ट ने ये कहा है कि अब तक जैसे कोर्ट आंकड़ों की मांग करता आ रहा है, वैसे ही आगे भी करता रहेगा। ये भी कहा कि इस पर कोर्ट रिव्यू भी कर सकता है। कोर्ट ने पहले कहा कि आरक्षण सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत भी लागू होगा। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले किसी जाति या जनजाति का सामाजिक पिछड़ापन देखा जाएगा, जिससे उनके शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ता है। ये बाकी जातियों और जनजातियों की तुलना में होगा। दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि पिछड़ेपन के कारण उनकी सरकार की सेवाओं में अपर्याप्त हिस्सेदारी है क्या। इन दोनों चीज़ों के लिए सरकार, चाहे वो राज्य हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें आंकड़ा देना ही होगा। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए ही किया जाएगा। अरविंद कुमार, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस फैसले का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सरकारें अपने समर्थकों और विरोधियों के हिसाब से जाति को चुन सकती हैं, यानी चुनती हैं, और इससे क्या होता है, द्वेष बढ़ जाता है, जैसा हमने मणिपुर में भी देखा। दर्शन वाल्मीकि समुदाय के एक धार्मिक नेता हैं, उन्होंने फैसले का स्वागत किया।
वाल्मीकि समुदाय का पंजाब में उपवर्गीकरण किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी मिली थी, लेकिन उनका कहना था कि आगे और संघर्ष करना पड़ सकता है। इस फैसले को लागू करवाने के लिए और भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आंकड़ों में बाधाएं कैसी आती हैं। इसे लागू करने में एक बड़ी बाधा होगी आंकड़ों को इकट्ठा करना। अब यहीं पर दोस्तों अरविंद कुमार कहते हैं कि उपवर्गीकरण को लाना आसान नहीं होगा। कोर्ट विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर कई सवाल खड़े कर सकती है। पहले ऐसा कई बार हुआ है कि कोर्ट ने अपर्याप्त आंकड़ा न होने का हवाला देते हुए सरकार द्वारा पारित आरक्षण को नकार दिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट ने ये नहीं बताया कि किस आधार पर पिछड़ापन तय किया जाएगा। कोर्ट के एक जज जो कि जस्टिस पंकज मित्तल हैं, उन्होंने भी अपने फैसले में ये बात कही कि आरक्षण नीति को लागू करने में एक बड़ी बाधा ये होती कि उन्हें कोर्ट में चुनौती मिल जाती है। इससे नौकरी की भर्ती में और कॉलेज में दाखिले में बहुत देरी होती है। आंकड़ों को इकट्ठा करने में भी वक्त लग सकता है। जैसे ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन किया था, जिनकी रिपोर्ट ही 2023 में पूरी हो पाई थी। पर अब ये रिपोर्ट ठंडे बक्से में चली गई है और इसकी कॉपी केवल सरकार के ही पास है। अरविंद कुमार ने आगे ये भी कहा कि कोर्ट आंकड़ों को स्वीकार करे, ये जजों की अपनी राय होती है। कई बार कोर्ट ने डेटा को अविश्वसनीय करार दिया है। अब बात करते हैं कि पहले कोर्ट ने कैसे आंकड़ों की मांग की है। तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने जो 10.5% आरक्षण बनिया कुला क्षत्रिय समुदाय को दिया था, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। राज्य में 20% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए था, जिसमें से 10.5% बनिया कुला क्षत्रिय के लिए 2021 में आरक्षित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास सही आंकड़ा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पुराने डेटा का इस्तेमाल किया था और आबादी के आधार पर आरक्षण दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बनिया कुला क्षत्रिय के लोग मंत्री जज रह चुके हैं, इसीलिए सरकार उनके पिछड़ेपन को साबित नहीं कर पाई। 2021 में मराठा रिजर्वेशन को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार को 50% की आरक्षण सीमा को पार करना है तो आंकड़ा दिखाना ही होगा। हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई थी, पर कोर्ट ने उस कमेटी का आंकड़ा देखकर कहा कि इसमें 50% सीमा भंग नहीं हो सकती। इसके पहले दोस्तों आंकड़ों के संग्रह पर सरकारी नौकरी में पदोन्नति को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कुछ शर्तें लागू की थी, लेकिन कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को गैर कानूनी करार दे दिया। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में स्पष्ट किया कि आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करना होगा। स्थानीय निकाय चुनाव में भी डेटा कलेक्शन के कारण अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण कई राज्यों में लागू नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है कि जाति जनगणना क्या होती है। तो कई विशेषज्ञों ने कहा है कि कोर्ट के डेटा की मांग को पूरा करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत पड़ती है, जैसा कि बिहार में सबसे पहले किया गया। सामाजिक वैज्ञानिक योगेंद्र यादव ने अपने एक लेख में लिखा कि डेटा आधारित नीति पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को दृढ़ करता है, यानी मजबूत करता है। हालांकि दोस्तों जब बिहार में जाति आधारित गणना के बाद 65% आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को दिया गया, तब पटना हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर अपर राज्य ने आरक्षण पारित कर दिया। कोर्ट के मुताबिक इनकी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारी थी। तो आने वाले दिनों में जब राज्य उपवर्गीकरण करेंगे और उसे कोर्ट में चुनौती मिलेगी, तो इस पर और स्पष्टता आएगी कि इस उपवर्गीकरण को कैसे लागू किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या राय है? क्या SC/ST एक्ट के अंदर भी आरक्षण को लेके क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर लानी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है।